नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, भारत के संघीय ढांचे पर खतरा पे डालते हैं एक नजर और करते हैं बाखबर। आइए मित्रों, चंद सवालों के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तो मित्रों, सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं का काडर नियम बदलकर भारत का फेडरल सिस्टम को बदलकर चीन और रशिया की तरह एकल पार्टी व्यवस्था लागू करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है? काडर नियम में संशोधन कर राज्यों के संघीय ढांचे वाले अस्तित्व को समाप्त करना चाह रही है। जी हां मित्रों, यह सच है। पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्रियों से एनओसी लेने की बाध्यता को समाप्त करना चाह रही है। राज्य और केंद्र सरकार के लिए समन्वय और संतुलन के सेतु को भंग करना चाह रही है और इस संबंध में वह संशोधन लाने के लिए पूरी तरह मन बना चुकी है। और इस संबंध में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को एक लेटर जारी कर उनसे संभावित संशोधन के संबंध में उनके सुझाव मांगे हैं। मित्रों, राज्यों के सुझाव जो हों, जैसे भी हों, परंतु अखिल भारतीय यानी कि यूपीएससी काडर के जो नियम है उस पर केंद्र सरकार की ही चलनी है। तो मित्रों, आइए इस पर हम चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, केंद्र सरकार के द्वारा लेटर जारी होने के बाद से ही देश के तमाम राज्यों ने और विशेषकर जो गैर भाजपा शासित स्टेट्स हैं उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। यहां तक कि मित्रों, आपको बताते चलूं कि मध्य प्रदेश जैसा स्टेट जहां भाजपा ही की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, वह भी घबराए हुए हैं। कारण मित्रों, यदि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यह संशोधन लाने में कामयाब हो जाती है तो आने वाले दिनों में यूनियन भारतीय संघ में, संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्थिति गौर हो जाएगी। यह डर सभी राज्य सरकारों को सताने लगी है और विशेषकर जो मैंने कहा कि एमपी भले ही आज वहां पे भाजपा की ही सरकार हो, परंतु यह जरूरी नहीं मित्रों कि केंद्र में हमेशा हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार या भाजपा सरकार ही काबिज रहे। सरकारें कभी भी पलट सकती हैं। भारत का यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, परंतु यदि इस तरह के संशोधन, इस तरह के नियम जो कि भारत की संघीय व्यवस्था को छीण करने वाले हों, डर तो लगता है मित्रों और डर लाजमी भी है। परंतु मित्रों, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र की नरेंद्र मोदी वाली नेतृत्व वाली सरकार, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार या नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, यह पूरा सही नहीं है, यह आधा सच है, अर्ध सत्य है। कारण मित्रों कि देश के संघीय ढांचे में, फेडरल सिस्टम में यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा अफसरों की प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति का जो नियम है, उस नियम के अंतर्गत यूपीएससी काडरों को की जिम्मेवारी, अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र सरकार ही प्रशासनिक सेवाओं के अफसरों को, अखिल भारतीय स्तर के सेवाओं के लिए अफसरों का चयन करती है और चयन करने के बाद उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजती है। यह अलग बात है कि काडर जो अधिकारी होते हैं उनसे राज्य से संबंधित मशवरा राय लिया जाता है कि वे किस राज्य में जाना चाहते हैं। मित्रों, यानी कुल मिलाकर यह पावर, यह शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है कि वह यूपीएससी के माध्यम से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का चयन करती है, जिसमें प्रमुख रूप से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के जो अधिकारी होते हैं वह यूपीएससी के द्वारा चयनित होते हैं और फिर राज्यों में काडर सिस्टम के आधार पर उन्हें भेज दिया जाता है। मित्रों, इसके साथ ही साथ एक नियम यह भी है कि अधिकारियों को, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को राज्यों में भेजने से पूर्व नियम के तहत यूपीएससी उनसे एक बॉन्ड, एक शपथ पत्र भरवाता है, जिसके माध्यम से, जिसका अर्थ हो जाता है कि भले ही यूपीएससी काडरों को, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और राज्यों को भेजती है, परंतु इसके साथ साथ यह शर्त भी होता है, यह नियम भी है कि केंद्र सरकार जब चाहे आवश्यकता होने पर वह राज्यों से 40% अधिकारियों को, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों में मांग सकती है। मित्रों, इस नियम के बावजूद आज जो संशोधन केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार, ये जो संशोधन लाने को बाध्य हुई है, जी हां मित्रों, कुछ हद तक इस शब्द का प्रयोग सही है कि बाध्य हुई है। कारण मित्रों कि पिछले दिनों याद होगा, वर्ष 2021 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दौर था और उसी समय एक भयंकर बड़ा सा तूफान आया हुआ था। तारीख भी आप याद करें मित्रों, 28 मई 2021 को, और 28 मई 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी जिम्मेवारी होती है राष्ट्र प्रमुख होने के कारण कि ऐसी स्थिति में राज्यों की आपदा का निरीक्षण करें और उसके आधार पर राज्यों को राहत पैकेज दे, तो मित्रों उसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल कलाईकुंडा स्थान है मित्रों, स्थान का नाम हो सकता है कि अलग भी हो, वहां पर वे पश्चिम बंगाल में हुए तूफान से नुकसानों को, क्षति को आंकलन करने के लिए उससे रिलेटेड क्या क्या राहत होनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए, कैसा पैकेज होनी चाहिए, इस संबंध में रायशुमारी के लिए वह एरोड्रम पर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य सचिव का इंतजार कर रहे थे। मित्रों, विडंबना देखिए कि देश का प्रधानमंत्री एक स्टेट में जाकर 30 मिनट तक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य सचिव सीएस, जो कि अलोपन बंदोपाध्याय थे, इंतजार करते हैं। 30 मिनट इंतजार कराने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
वहां पहुंचती है, परंतु उनके साथ उनका चीफ सेक्रेटरी अलोपन बंदोपाध्याय नहीं होते। जबकि जब भी किसी राज्य में प्रधानमंत्री का दौरा हो और इस तरह की स्थितियों में तो राज्य के मुख्य सचिव का यह दायित्व हो जाता है, उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रधानमंत्री के दौरे के समय प्रधानमंत्री के पास हो और राज्य से रिलेटेड जो वह जानकारी चाह रहे हैं वह उन्हें उपलब्ध कराएं। क्योंकि मित्रों, स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वह राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है। असल में राज्यों के जो कार्य व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, योजना क्रियान्वयन का जो उपकार होता है वो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी ही करते हैं। तो मित्रों, वहां अलोपन बंदोपाध्याय नहीं पहुंचते हैं। ममता बनर्जी पहुंचती भी हैं तो चर्चा प्रधानमंत्री से करने के स्थान पर अपनी मांग की लंबी चौड़ी फहरिस्त मुख्यमंत्री की टेबल पर रखकर सौंपकर वहां से चली जाती हैं। मित्रों, यह जो एक प्रधानमंत्री का किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के द्वारा और उस स्टेट के मुख्य सचिव के द्वारा एक तरह से अवमानना थी, और यही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक टीस की तरह महसूस हुई। यदि यह ऐसा चलता रहा, केंद्र के मुख्यमंत्री, केंद्र के प्रशासनिक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी यदि केंद्र के प्रधानमंत्री को इग्नोर करने लगे तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, समन्वय है, वह ढांचा चरमरा जाएगा। और मित्रों, सिर्फ आगे चल करके चुनाव संपन्न होने के बाद मई यानी कि 31 मई को, जो कि अलोपन बंदोपाध्याय का, नोट करेंगे, मैं खास घटनाक्रम पर आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि 21 मई 28 मई को 2021 को यह घटना होती है। प्रधानमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री पहुंचती है, लेकिन औपचारिक चर्चा करने के बजाय मांगों के पुलिंदा सौंपती हैं, सीएस वहां नहीं होते हैं। और मित्रों, इसके बाद आगे चल करके ये अलग बात है कि समाचार पत्रों में केंद्र के द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव जो कि अलोपन बंदोपाध्याय थे, उन्हें शासित करने के लिए केंद्र उसे प्रतिनियुक्ति पर वापस बुलाने का फरमान जारी करती है। परंतु अलोपन बंदोपाध्याय, बताया जाता है कि राज्य की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के वरद हस्त होने के कारण वे प्रतिनियुक्ति पर जाने से इनकार कर देते हैं। यह अलग बात है कि कुछ ही दिनों में, यानी 31 मई 2021 को उनका रिटायरमेंट का डेट था और 28 मई की यह घटना, और इसी दरमियान उनका प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में बुलाया जाना, वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वरद हस्त होने के कारण जाने से इनकार कर देते हैं, इस्तीफा सौंप देते हैं, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें अपने मुख्य सलाहकार के रूप में अपने पास रख लेती हैं। मित्रों, यह तो हो गया चैप्टर पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति को लेकर के आपस का एक टसल। परंतु मित्रों, आपको मैं पूर्व बता चुका हूं कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अधिकारी भेजती तो केंद्र सरकार है, परंतु केंद्र सरकार को भी शासन का संचालन, प्रशासन का, केंद्रीय शासन का संचालन करनी होती है। इसके लिए भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जरूरत होती है, और इसके लिए केंद्र सरकार
अलग से अधिकारियों का चयन करने का कोई संघीय ढांचे में नियम नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई नियम नहीं है कि केंद्र सरकार अपने विभागीय, अपने मंत्रालयों के कार्यों के लिए अलग से प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति करे। इसलिए जो केंद्र सरकार यूपीएससी के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी, ये मूल होते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो मूल 3 ढांचागत व्यवस्था है, चयन करती है, राज्यों को भेजती है और अपने राज्य केंद्रीय मंत्रालय के कार्यों के संचालन के लिए उन्हीं राज्यों से नियम के अनुसार 40% अधिकारियों को समय समय पर प्रतिनियुक्ति पर मांगती है। मित्रों, ऐसी ही एक प्रतिनियुक्ति महाराष्ट्र सरकार से भी 93 अधिकारियों की मांग प्रतिनियुक्ति पर केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी थी, परंतु महाराष्ट्र सरकार मात्र 20 अधिकारी को ही भेजा था और आज तक बाकी के अधिकारियों को नहीं भेजा है। तो मित्रों, यदि ऐसी स्थिति रहती है, यदि स्टेट अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यदि केंद्र की मांग पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजती है, तो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, केंद्रीय मंत्रालयों का कार्य कैसे चलेगा। तो मित्रों, ये जो स्थितियां होती हैं केंद्र और राज्य के बीच, भले ही कारण राजनीति हो, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो, राज्य में अलग सरकार हो, परंतु मित्रों, देश तो संघीय ढांचे के तहत चलता है। हमारा जो व्यवस्था है फेडरल सिस्टम के अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय और शक्ति का संतुलन अति आवश्यक है। यदि इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो केंद्रीय ढांचे को, जो संघीय ढांचे पर खतरा तो होना ही है। मित्रों, बताते चलूं कि इस संबंध में केंद्र के द्वारा संशोधन को लेकर काडर सिस्टम में, काडर के जो नियुक्ति प्रतिनियुक्ति का जो नियम है, जिसके तहत जब भी केंद्र सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को, आईएएस अधिकारी, आईपीएस या आईएफएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार से मांगने के लिए संबंधित अधिकारियों को, जिन्हें उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लेना होता है, तो उसके लिए उन्हें लेटर जारी करती है और अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व उन्हें संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से एनओसी लेना बाध्यता है। उसे एनओसी लेना ही होता है। जब तक राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों को रिलीज करने के, प्रतिनियुक्ति के पर भेजने का एनओसी पर हस्ताक्षर नहीं करती, केंद्र सरकार उन्हें ले ही नहीं सकती है। तो मित्रों, यह जो क्लॉज है, यह मुख्यमंत्रियों ने अपने राजनीतिक विद्वेष के कारण उसे एक हथियार बना लिया है और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान आदि राज्यों में लगातार इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। केंद्र सरकार अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति मांगती है, राज्य सरकार उस मांग को लटका के रखती है। मित्रों, यह तो हुई स्थितियां जिसके वजह से आज केंद्र और राज्य के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई है। जो यह टकराव की एक ऐसी स्थिति है कि जो आगे चलकर भारत के संघीय ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े होने वाली है। मित्रों, आपको बताते चलूं कि केंद्र सरकार ने इस समस्या को लेकर कि रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, क्यों ना एनओसी लिए जाने की जो परंपरा है, जो नियम है, इसे ही शून्य कर दिया जाए। जी हाँ मित्रों, यही व्यवस्था करने के लिए, इसी संबंध में संशोधन लाने के लिए जो संभवतः आने वाला जो सेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें यह बिल लाया जाए। और इसमें कोई दो मत नहीं है मित्रों कि यह बिल
पार्लियामेंट से पास होना ही है, क्योंकि पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। तो मित्रों, इसी संशोधन को लेकर राज्यों का जो कि चूंकि नियम है संघीय व्यवस्था में कि केंद्र सरकार किसी तरह की संशोधन करना चाहती है, संशोधन लाना चाहती है, तो इस संबंध में राज्यों से रायशुमारी करती है, उन्हें पत्र लिखती है और संभावित संशोधन के संबंध में उनसे उनका विचार मांगती है। मित्रों, ये लेटर आने के बाद सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप तो जानते ही हैं, केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी लगातार केंद्र में सरकार चाहे जिस किसी की हो, पिछले दिनों जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री सिंह साहब, हमारे मनमोहन सिंह साहब, उस समय भी ममता बनर्जी का केंद्र के प्रति यही रवैया था जो आज भाजपा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार के प्रति थोड़ी अधिक है, ये अलग बात है। तो मित्रों, राजनीतिक द्वेष विद्वेष, सरकार शासन अपनी जगह, देश प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि जिससे लेकर कि हमारा जो संघीय ढांचा है, भारत जो एक राष्ट्र है, उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी संघीय व्यवस्था ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। तो मित्रों, लेटर केंद्र सरकार की आने के बाद सबसे पहले मुखर होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को अपने जवाब सौंपा और पुरजोर तरीके से इस संशोधन का विरोध किया है। इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने भी संशोधन का विरोध किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विरोध अपनी इनकार करते हुए उन्होंने कहा है और चिंता भी जताई है कि यदि इस तरह का संशोधन आता है तो प्रदेश के अधिकारी, प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा उन्मूलन, वनों के संरक्षण तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास कार्यों में जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी लगे हुए हैं, यदि केंद्र इन्हें अपने इच्छा अनुसार बगैर मुख्यमंत्री की रायशुमारी के अगर बुलाने लगे तो राज्य की विकास, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, इस पर चिंता जताते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को इस संशोधन पर विचार करने का सुझाव दिया है। मित्रों, बातें कुछ हद तक सही भी हैं। मित्रों, थोड़ी सी पॉलिटिकल लेकर के चलते हैं, क्योंकि जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता राजनीतिक पार्टियों को चलानी है और पार्टियां कई हों, पार्टी आती रहेंगी जाती रहेंगी, केंद्र हो राज्य हो, परंतु मित्रों यह जो व्यवस्था है संविधान निर्माताओं ने काफी सोच समझकर ये तरह की व्यवस्थाएं की अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। इसके पीछे कारण रहा कि यदि प्रत्येक राज्य अपने अपने स्तर पर अपने प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करने लगे और इस पर केंद्र सरकार का कोई अंकुश न हो तो राज्य निरंकुश हो जाएंगे, और निरंकुश हो जाएंगे तो फिर उनके अंदर यदि कोई ऐसी सरकार आती है तो फिर विद्रोह की भावना, अलगाव की भावना, तो यही तमाम स्थितियों को और मित्रों और वजह से कि राज्यों, चूंकि हमारा जो देश है, जो हमारा संविधान है, हम संघीय व्यवस्था वाले राष्ट्र हैं, देश हैं, फेडरल सिस्टम, जो कि यह राज्यों का संघ वाला देश है जिसमें केंद्र ही
सर्वोपरि है। राज्य का अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो अलग अलग राज्य की जो व्यवस्था है वह सिर्फ और सिर्फ भारत की शासन व्यवस्था को, भारत के विकास को, लोक कल्याण कार्यों के बंटवारे के लिए, समुचित निवारण के लिए यह व्यवस्था की गई है। और केंद्र और राज्य के बीच कई सारे क्लॉज, कई सारे संवैधानिक अनुच्छेद, धाराएं आदि लगाकर पूरी व्यवस्था को एक राष्ट्र के रूप में रखा गया है। मित्रों, ऐसी स्थिति में यदि राज्य काडर प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजते तो केंद्र की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय कैसे संचालित होंगे। और दूसरी तरफ यदि केंद्र सरकार राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को, भले ही यह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हों, यदि जब चाहे तब मनमानी तरीके से राज्यों से वापस प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के लिए स्वतंत्र हो जाए, निरंकुश हो जाए, तो मित्रों इसका गलत उपयोग पूरी संभावना रहती है। कि कल्पना कीजिए किसी स्टेट में चुनाव होने वाले हो, स्टेट में जो सरकार हो ए पार्टी की सरकार हो और केंद्र में बी पार्टी की सरकार हो। केंद्र चुनावी लाभ के लिए राज्य को नुकसान, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने राज्य का मुख्य सचिव या सबसे बड़े अधिकारी जो कि डीजीपी होते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर बुला ले, तो फिर राज्य में चुनाव संचालन को कैसे संपन्न कराया जाएगा। और मित्रों बताते चलूं कि राज्य के जो डीजीपी और मुख्य सचिव सीएस जो होते हैं वह राज्य के मुख्यमंत्री के प्रमुख एग्जीक्यूटिव अधिकारी होते हैं, सलाहकार होते हैं। राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी मेंटेन करके रखते हैं। उसी प्रकार राज्य के जो प्रमुख सचिव होते हैं उनके पास राज्य की तमाम योजनाएं, विभागों के कार्य, राज्य के फंड आदि इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी, उसके संबंध में पूरी कार्य रूप एक सीएस के पास होता है। और इन चुनाव के समय में यदि केंद्र सरकार द्वेषवश अचानक से राज्य के डीजीपी और सीएस को प्रतिनियुक्ति पर बुला ले तो फिर राज्य का मुख्यमंत्री एक तरह से पंगु हो जाएगा। तो मित्रों ये तमाम तरह की स्थितियां हैं, परंतु यह भी सच है कि आखिर अंत में चलना केंद्र सरकार का ही है। यानी केंद्र सरकार ने, जो कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, संशोधन का मन बना लिया है तो वह संशोधन करेगी ही कि भारत का जो संघीय ढांचा है वह अक्षुण्ण रहे, राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और शक्ति संतुलन ठीक ठाक चलता रहे। इसकी जिम्मेवारी जितनी केंद्र सरकार पे है उतने ही राज्य सरकारों पर है। किसी राजनीतिक केंद्र की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी की है, उतनी ही राज्यों में सत्ताधारी अलग राजनीतिक पार्टी नेताओं, उनके सुप्रीमो की भी है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, देश के संघीय ढांचे को अक्षुण्ण रखे और इस तरह के राजनीतिक द्वेषगत टकराव की स्थितियों को टाले और मिल बैठकर रास्ता निकलता है। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।